नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि आप थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम देख रहे होंगे और थोड़ा सा मैं यात्रा में हूं, तो क्वालिटी से थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे और छोटे वीडियो से। दरअसल बात ऐसी बड़ी हुई है कि मुझे अवनीश भाई को पकड़ के लाना पड़ा कि नहीं सर, आप कम से कम 12-15 मिनट दीजिए, क्योंकि ये मसला बड़ा मजेदार है। और ये वीडियो भी हमने इसीलिए प्रारंभ से ही सीधे उठा लिया है आभार लेते हुए। ये देखिए, ये संभल का नजारा है। वहां अवैध जो कब्जा था, करीब 10 बीघे जमीन 5 करोड़ रुपए की, उसको छुड़ाया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला किया था और उसके साथ ही हाई कोर्ट तक ये मामला गया। हाई कोर्ट ने भी इसको अवैध बताया और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा बुलडोजर चलाने के लिए एक कार्य पद्धति ही बनाकर दे दी है, 7 पेज का बुकलेट, जिसका उल्लेख अक्सर हमारे संपादक महोदय करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये क्या फांसीवाद को आ गया मान लूं मैं? मतलब ये क्या दिन दहाड़े मस्जिद शहीद कर दी गई, बताइए कैसे बिल्कुल, चलेगा बिल्कुल। और प्रदेश? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने कहा फांसीवाद आ गया है। जी हाँ, फांसीवाद 2014 से इस देश के करोड़ों मतदाताओं की उंगलियों से फांसीवाद आया है। स्वागत है ऐसे फांसीवाद का। बांग्लादेश और नेपाल तो नहीं दोहराया गया ना? कोई डीप स्टेट का एजेंट राहुल गांधी जैसा व्यक्ति या उसकी पार्टी या उसका इकोसिस्टम इस समय देश की सत्ता पर काबिज नहीं है ना? तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि 2014 में जनता ने क्रांति की और उस क्रांति से फांसीवाद आया है, अगर आप इसको फांसीवाद कहते हैं। अच्छा, जब जनता कोई चीज चाह लेती है तो किसी के अब्बा हुजूर की बिसात नहीं है, औकात नहीं है कि वो सीधा, सही और दुरुस्त ना हो जाए। तो अगर फांसीवाद इस देश में आया है, इस देश की सरकारों में आया, अपने संबल के बहाने उत्तर प्रदेश में फांसीवाद की बात की, तो पूरे देश में फांसीवाद 2014 से आया है। इस देश की जितनी भी अवैधता है, चाहे अवैध कब्जा हो, चाहे अवैध दुकान हो, चाहे अवैध मकान हो, चाहे अवैध शहर हो, चाहे अवैध गांव हो, उसको 7 पन्ने का गाइडलाइन, एक एक नियम पढ़ पढ़ के और डीएम साहब या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बुलडोजर मंगवा के उसको ढहा दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी फांसीवाद आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था दे रखी है। तो फांसीवाद वहां आया है। फांसीवाद इतना ही नहीं रुका 2014 में, फांसीवाद का लगातार एक्सटेंशन भी हो रहा है व्यालोक जी। फांसीवाद उत्तर प्रदेश में 2017 में आया, फिर 32 साल बाद उस फांसीवाद ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ लिया और कहा कि नहीं, ये फांसीवादी सरकार ही फिर 5 साल के लिए कायम रहेगी। तो 2027 तक 22 में चुन लिया। 2027 की स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश से यह आवाज आ रही है कि बड़ा मजा आ रहा है इस फांसीवाद में, चुपचाप इसको 5 साल के लिए और कंटिन्यू करो। अच्छा, फांसीवाद तीसरी बार आ गया असम में। वो असम जो कि क्रांति की धरती कही जाती है, वो असम जहां की बहिरागत आंदोलन चला, वो असम जो कभी भारत से अलग होने की बात करता था, वो असम जो शेष भारत के खिलाफ जाता था कभी माइंडसेट में, तो फांसीवाद तो वहां आ गया। अब ये बताइए मुझे कि हालिया बंगाल में जो फांसीवाद है आया है, उसके क्या कहने? मतलब अंडों की किस्मत खुल गई है, सड़े टमाटरों की किस्मत खुल गई है। तो ऐसा फांसीवाद जो कि राम का नाम लेने पर चिढ़ने वाली सरकारों को भगा दे, ऐसा फांसीवाद जिसके आने से बहुसंख्यक भारत के आबादी यानी बंगाल की बहुसंख्यक जो जनता है, हिंदू जनता, उसके आ रहे तीर्थ कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कराई जाए। ऐसा फांसीवाद जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो, अवैधता मिटाया जाना सुनिश्चित हो, तो आपको तो बधाई देनी चाहिए ऐसे फांसीवाद की। और फांसीवाद कहने वाले ऐसे एक भी गिरोही मुझे जवाब दे दे कि क्या गलत हो रहा है। और दूसरा, मैं फिर कहता हूं, अगर गलत हो रहा है तो फांसीवादी अदालतों से इस तरह के परवाने लेके आओ कि साहब ये गलत हो रहा है। नहीं, कारण क्या? संभल की 10.5 बीघे जमीन पर, जो कि संभल एक्सटेंडेड संभल, आप देखिए शहर की जमीन नहीं है, ये संभल सिटी से लगा हुआ
वो इलाका है जो कि अब धीरे धीरे उसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है। आप जानते हैं दर्शकों, किसी भी क्लास बी क्लास 3 टाइप की जो सिटी होती हैं, संभल जैसी जगह होती है, वहां क्या होता है, शहर पहले छोटा होता है, फिर उसके हाईवेज के किनारे किनारे गांव उसमें और आते जाते हैं और शहर बढ़ता जाता है। आप मुझे ये बताइए कि ये दावा किया जा रहा कि ये ईदगाह थी, वहां एक मस्जिद थी। भैया अगर मस्जिद थी तो 4 साल पहले 2 मकानों की प्लॉटिंग करके वहां पर जमीन बेची क्यों गई? आधी जमीन सरकारी, आधी जमीन कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, अब यहां पर मैं लेके आता हूं, कब्रिस्तान सार्वजनिक जब संपत्ति होती है, सार्वजनिक जमीन होती है, वो सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए होती है। तुम इतने बड़े मुफ्तखोर हो, इतने गलीज हो, इतने दुष्ट हो, इतने अवैध हो कि ससुरे तुमने अपना कब्रिस्तान भी कब्जा किया और उसके बगल में जो सरकारी जमीन थी उसको भी, पंचायत की जमीन थी उसको भी कब्जा कर लिया। तो ससुरे तुम कब्र कब्जा करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उन कब्रों को कब्जा करके तुमने प्लॉटिंग की। अब मुझे ये बताइए, ईदगाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कब्रगाह के ऊपर काबी जमीन पर वो प्लॉट और प्लॉटिंग होती तो वहां बसता कौन? बसते वही नंबर। यानी केवल लैंड जिहाद नहीं है कि सरकारी जमीन आधा कब्रिस्तान की जमीन कब्जा कर ली, नहीं, ये आबादी खड़ी कर देने वाली भी कहानी है साहब। अकबर नगर की कहानी क्या थी? अकबर नगर में एक आबादी भी है, तो जहां जहां ये फ्लाईओवर पर लेट जाते हैं, ये जो है एयरपोर्ट पर लेट जाते हैं, ये कहीं रेलवे स्टेशन पर लेट जाते हैं, ये ससुरे लैंड जिहाद भी करते हैं। और संभल के इस मामले में तो मतलब गजब खेल है। यहाँ कोई विक्टिम कार्ड नहीं चलना चाहिए व्यालोक जी। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी थी, वहां प्लॉटिंग करके बेची जा रही थी और 5 करोड़ मिल्कियत की वो कांड योगी सरकार ने अपने राज्य सरकार के नाम कर लिया जी। तो सर मुबारक हो आपको फांसीवाद। सर विक्टिम कार्ड तो खेलने का क्या है, हम तो खेलेंगे, आप कुछ भी कह लें, क्योंकि हमें तथ्यों से और तर्कों से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको ले चलते हैं थोड़ी दूर संभल से, इस बार ले चलते हैं जौहर अली विश्वविद्यालय, नवाब साहब के पास। नवाब है ना वो, आजम खान। अरे तो काहे का नवाब? वो कहानी क्यों हमारे मुंह से सुनवाना चाहते हैं? कौन सा नवाब, कहाँ का नवाब? नवाब के रखेल और रखेलों का मामला, क्या बात कर रहे हैं जी? दर्शक बहुत तो समृद्ध हैं, वो जानते हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलने वालों ने अब शुरू कर दिया है कि हाय हाय यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, भाजपा वालों को पढ़ाई लिखाई से इतनी चिढ़ है, उसका अधिग्रहण क्यों न कर लिया। तो अकल के मारो तुमसे ये पूछ लें अगर कि मतलब आप अवैध कब्जा कर लीजिए और अस्पताल बना दीजिए तो वो न टूटे, यूनिवर्सिटी बना दीजिए तो ये तो बड़ा अच्छा उपाय है भाई। भाई वो अरे जमीन कब्जा करके बनाई गई है, इसलिए वो विश्वविद्यालय हो या कुछ भी उसको टूटना पड़ेगा। सर आपकी प्रतिक्रिया और कंक्लूजन। देखिए, अवैध अवैध है, 100 की सीधी बात। और रही बात विक्टिम कार्ड खेलने की, आपने फिर दोहराया कि नहीं हम तो विक्टिम कार्ड खेलेगा। तो खेलो अब्दुल, 2014 से तुमको पूछ कौन रहा है इस देश में? भाई 2014 से तुम्हारे हर विक्टिम कार्ड को ईवीएम कार्ड से बदला जा रहा है और जनता बदल दे रही है। खेलते रहो। शाहीन बाग में तुमने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जनता ने तुम्हारी हिलती कारों का एंजॉय किया। अभी तुम काकरोचबाजी कर रहे हो, सबको पता है चीनी एजेंट लेटा हुआ है, तुम्हारे सारे गिरोह हैं। मैं ये कह रहा हूं कि असर कहां पड़ रहा है 2014 से। और बात ये ध्यान देने वाली है कि तुम कुछ भी करते रहो, अब यह देश तुम्हारा संज्ञान नहीं ले रहा है। और इसी को मैं कहता हूं कि दोनों उंगलियों से काम करते चलिए। कौन सा विक्टिम कार्ड चल रहा है? अच्छा ये बताइए मुझे, मोहल्ले में आप किसी को रोने नहीं देंगे? आपका मूड है साहब, आप सब कुछ शुभ शुभ चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कह देंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्वाभाविक मौत भी नहीं हो किसी बुजुर्ग की, सब लोग टंगे रहो 200-200 साल तक। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ लोग हैं इस देश में, वो लगातार रोएंगे। कुछ जगहों की जनता भी ऐसी है कि जो अपने आप की रुलाई इंश्योर कर रही है। भाई बंगाल ने बदल दिया, असम ने बदल दिया, यूपी ने बदल दिया, बिहार ने बदल दिया, तमिलनाडु में अभी भी डेंगू मलेरिया का कंफ्यूजन है, पंजाब में अभी भी कंफ्यूजन है। तो जहां कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है।
बाकी इनका संज्ञान कौन ले रहा है? महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कौन रोग आ रहा है, कौन तबर्रे कर रहा है, कौन नौखानी कर रहा है, किसके हिस्से में लगातार मुहर्रम चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नकारात्मकता के सामने सकारात्मकता क्या कर रही है। सकारात्मकता लगातार अपने लिए सरकार ऐसी चुन रही है जो बुलडोजर चला रही है, अवैधता को खत्म कर रही है। ऐसी सरकार ला रही है जनता जो सुप्रीम कोर्ट तक भी बाध्य हो जाए कि नहीं साहब, ये लो गाइडलाइन हो, हम नहीं स्टे देंगे। तो हमें इस पर ध्यान देना है। आपका विक्टिम कार्ड आपको मुबारक हो। हम सभी दर्शकों को इस देश में फांसीवाद आने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप एक तीसरा विक्टिम कार्ड भी चाहिए तो चला लीजिए, हु केयर्स। तो दर्शकों, बहुत छोटे से समय में अवनीश जी ने जिस तरह ये समझा दिया कि दो चीजों पर ये अभी की जो व्यवस्था है वो चल रही है। पहला कि आपका विक्टिम कार्ड अब नहीं चल रहा है, और दूसरा कि देश में सांस्कृतिक क्रांति 2014 में ही हो चुकी है। ये हमेशा दोहराते हैं इस बात को। और उस सांस्कृतिक क्रांति के जहां तहां और अगले चरण हम देख रहे हैं। भाई, बंगाल जीतने के बाद अश्वमेध के घोड़े अब पंचनद की ओर मुड़ ही चुके हैं। कभी कोई खबर आ जा रही है, कभी कोई खबर आ जा रही है। इसके बीच कुछ एक ऐसे फैसले होते हैं न्यायालयों के जो संबल देते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं न्यायालयों के जो बताते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद एक विशाल देश, आप पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया जिस तरह से जल रही है, उसमें इतने विशाल देश, इतनी सारी समस्याओं को अगर कोई गतिमान तरीके से लेकर चल पड़ रहा है और 5%, 6%, 7% विकास दर के साथ, तो भाई साहब खैर मनाइए और इन सब फेरों में मत आइए जो तिलचट्टों ने और आवारागर्दों ने आपके इर्द गिर्द फैला रखे हैं, जिनका धर्मांतरण हो चुका है, जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि एक नहीं है। वो भला आपको क्या समझाएंगे? ये मैं नहीं कहता हूं, वीर सावरकर कह के जा चुके। तो अभी के लिए इतना ही। व्यालोकवाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड और नंबर्स आपके सामने हैं। अवनीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी चला चली की बेला में हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, चला चली की कोई वेरा नहीं है महाराज, क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, वो मतलब सॉरी रहेगा। वो मुहावरा मतलब देख लीजिए दर्शकों, मुहावरा गलत जगह इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। नहीं, वो मुहावरा होता है, मुझे लगा कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन खैर मतलब इतने प्रेसिंग टाइम्स में सॉरी दर्शकों अगर मेरे मुंह से कोई गलत मुहावरा निकला है तो। नहीं, दर्शक क्या जान रहे हैं कि हम लोग भागा भागी के दौड़ में हैं, आप कहीं और भाग रहे हैं। मैं तो घर अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन आप यात्रा में जरूर है दर्शकों। इस वजह से इन्होंने कहा चला चली। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रणाम सर।